और आइए अब आपको दिखाता हूं प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज। आज क्या क्या है खास प्राइम एट 4 में। आज प्राइम एट 4 में आपको दिखाऊंगा दिल्ली ड्रग केस में सियासी घमासान। बीजेपी ने कहा मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान। ईडी ने कसी नकेल, भ्रष्टाचार की पिच पर कैसे हुआ 20 करोड़ का खेल। यह भी प्राइम एट 4 आपके सामने रखेगा। सावरकर से नफरत, जिन्ना से प्यार। बीजेपी ने पूछा क्या यह है कांग्रेस के संस्कार। पूरी खबर डिटेल के साथ आज प्राइम एट 4 में होगी। साईं की मूर्ति पर घमासान, काशी के बाद कहां हुआ हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये भी प्राइम एट 4 आपके सामने रखेगा। में चुनावी मैदान में राहुल ने फिर से संविधान का मुद्दा उठाया है। राहुल ने कहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। हम मोहब्बत फैलाते हैं और वो नफरत। हम संविधान की रक्षा करते हैं, वो इसे खत्म करते हैं। राहुल ने कहा हम मिलकर हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करते रहेंगे, हर कोने में मोहब्बत की दुकान खोलते चले जाएंगे। हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, अंबेडकर जी की संविधान की रक्षा करते हैं, वो इसे खत्म करते हैं। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं। ये बीजेपी की ABCDEF टीम्स हैं। इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। हरियाणा से हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल पर हमला बोला है। राहुल को खटाखट वाले बयान पर उन्होंने घेरा है। लोकसभा चुनाव में वो क्या बोले थे कि हमको वोट दीजिए, हम खटाखट साढ़े 8,000 रुपया आपका बैंक में डाल दूंगा। किसी को मिला है क्या? किसी को मिला है क्या? और इस बार हरियाणा में आके राहुल बाबा खटाखट का शब्द भी नहीं बोल रहा है। क्यों? 3 महीने में खटाखट भूल गया। 3 महीने में ही खटाखट भूल गए क्या? यूपी से गुजरात तक जंगली जानवरों का आतंक। अगली खबर यह कि अमरेली में सड़क पर शेरों का झुंड दिखाई दिया और उधर पीलीभीत में बाघ दिखने से हड़कंप हो गया। यूपी से गुजरात तक जंगली जानवरों की वजह से लोग दहशत में हैं। यहां पर इन तस्वीरों में आप देखेंगे गुजरात के अमरेली में शेरों का झुंड खुलेआम सड़कों पर घूमता नजर आया, तो वहीं यूपी के पीलीभीत में खेतों में बाघ नजर आया और बहराइच में आदमखोर तेंदुआ आखिरकार पकड़ा गया है। और बहराइच में लोगों ने इस घटना के बाद राहत की सांस ली। इससे पहले यूपी के गोरखपुर से नेपाल की बारिश ने यूपी में आफत बढ़ा दी है। राप्ती, रोहिणी समेत कई नदियां खतरे के निशान के पार चल रही हैं। बाढ़ की चपेट में गोरखपुर के करीब 29 गांव आ गए हैं। जलमग्न इलाकों में 85 नाव तैनात की गई हैं। नेपाल में भारी बारिश का असर गोरखपुर के बॉर्डर इलाकों से लगे गांव में देखने को मिल रहा है। राप्ती नदी तमाम इलाकों में कहर बनकर बह रही है। दर्जनों गांव इस सैलाब की जद में हैं। राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राप्ती ही नहीं, सरयू और रोहिन समेत तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोरखपुर और आसपास की तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं। इन 5 तस्वीरों में आपको यह दिखाई देगा कि हर जगह जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक बस्ती से दूसरी बस्ती सैलाब की चपेट में आते चले गए हैं और यहां पर इस समय लोगों का जीना दूभर हो गया है। साईं की मूर्तियां हटाने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मूर्ति हटाने वाले अजय शर्मा को हिरासत में लिया गया है। अजय शर्मा पर शांति भंग करने का आरोप लगा है। सनातन रक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय शर्मा। अजय शर्मा की अगुवाई में ही साईं की मूर्ति हटाई गई थी। आज काशी में 2 और मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाई जानी थी। खबर का पता चलते ही पुलिस ने अजय शर्मा को हिरासत में ले लिया और वाराणसी के बाद अब लखनऊ पहुंच गया है साईं बाबा की मूर्ति का विवाद। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लखनऊ के मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने का ऐलान किया है। सभी मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने के लिए कहा गया है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कई मंदिरों में पहुंच गए और मंदिर प्रबंधकों और पुजारियों से जल्द मूर्ति हटाने के लिए कहा। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में किसी भी फकीर को या साधु संत को भगवान की उपाधि नहीं दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो धर्म के रक्षक है, धर्म के पथ प्रदर्शक है, धर्म की रक्षा करने की जो बात सबसे पहले उठाते हैं वो आदि शंकराचार्य है।
और जब शंकराचार्य जी ने ये फरमान जारी किया है, उनका आदेश है सभी सनातन धर्मियों के लिए कि साईं की पूजा बंद करो, आखिर हम मजार और दरगाहों पे मत्था क्यों टेके जब हमारे पास इतने हमारे ईष्ट है, हमारे भगवान है, हमारे शंकर जी है, हमारे भोलेनाथ है, हमारे हनुमान जी है, माँ दुर्गा जी है, माँ जगत जननी है, तो हमको इन फकीर की क्या जरूरत है। किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सवाल डाले। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया था? एमएसपी पर लीगल गारंटी कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाई? हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस लगातार अग्निवीर, संविधान और किसानों के मुद्दे को उठा रही है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर काउंटर अटैक किया है। मेरे कुछ सवाल श्रीमान खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हुड्डा जी से हैं, क्योंकि किसान विरोधी कांग्रेस है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, 2006 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? एमएसपी की लीगल गारंटी कांग्रेस ने 8 साल में क्यों नहीं बनाकर? दिल्ली ड्रग केस में कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मोहब्बत की दुकान में अब नशे का भी सामान। बीजेपी ने कांग्रेस और हुड्डा परिवार से पूछा, कांग्रेस और तुषार गोयल के बीच में रिश्ता क्या है? बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने इसके समर्थन में कुछ तस्वीरें भी जारी की। दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का दावा किया है। बीजेपी ने कहा कि पूरे झारखंड में चल रही है परिवर्तन की लहर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा दिखाई दिया। और ये भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा का कल समारोह में प्रधानमंत्री जी जो आह्वान किया है, मैंने जो देखा है, इतना बड़ा रैली मैंने कभी झारखंड प्रदेश में देखा नहीं था। तो मेरे को लगता है कि परिवर्तन निश्चित है, सरकार निश्चित हमारा होगा। और ये खबर किसानों के प्रदर्शन को लेकर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। भारी तादाद में रेलवे ट्रैक पर पहुंचे किसान। लखीमपुर में कुचले गए किसानों के लिए इंसाफ की मांग वो उठा रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। कई मांगे इसके अलावा भी हैं उनकी हैं, जिसको लेकर वो इस समय रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में जो किसानों की जो मौत हुई थी, उनको न्याय दिलाने के लिए ये किसान रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हुए और पूरे पंजाब में करीब 30 से ज्यादा जगहों पर रेलवे ट्रैक बंद किया गया। इस वक्त आप देखिए शंभू बॉर्डर के पास से जो रेलवे लाइन है जो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ती है, उस रेलवे लाइन पर जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठा है। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला किसान भी यहाँ पर आई हुई हैं और अपने अपने संगठन से जुड़े झंडों को लेकर तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने समन भेजा है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में फंड के दुरुपयोग का मामला है। ईडी के मुताबिक 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में यह नोटिस दिया गया है। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अब अपनी पार्टी लेकर आए हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या एम्बिशंस हैं, ऐसा इंटरव्यू आपने कहीं और नहीं देखा होगा। पिछले 2 साल से बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के मौके पर अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी की घोषणा कर दी। हमारे साथ खुद प्रशांत किशोर जी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। प्रशांत जी, पहले तो बहुत शुभकामनाएं, पार्टी की घोषणा आपने की है। नहीं, मैंने घोषणा की है लेकिन पार्टी मेरी नहीं है। पार्टी तो बिहार के लाखों लोगों की है जो मिलकर इसको बना रहे हैं। मैं भी उसका हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन पहले ही ये कहा गया था कि पदयात्रा का एक उद्देश्य है कि बिहार के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक नया दल बनाया जाए। उसी की परिणति आपने कल देखी। चूंकि अब चुनौती शुरू होगी, आप तो अभी गांव-गांव तक गए, लोगों से आपने कनेक्ट किया, बहुत से 5500 गांव तक आप गए थे अगर मैं सही हूँ तो। अब आगे चुनौती चुनाव को लेकर होगी, क्योंकि 1 साल का वक्त आपके पास होगा। संगठन को भी जमीन पर उतारना, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, क्या रोड मैप होगा इसका?
नहीं, रोड मैप तो क्लियर है। मतलब हमारे लिए कोई ऐसी इलेक्शन को लेकर अलग से कोई चुनौती नहीं है। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हम पहले कर रहे थे वही आगे भी करेंगे। जो 2 साल से कर रहे थे वही गांव-गांव अभी भी पैदल ही चलेंगे। कोई उसके लिए अलग से रणनीति या प्रयास की ज़रूरत नहीं है। गांव-गांव से लोग पहले से जुड़ रहे हैं, संगठन बन रहा है। संगठन, नेता, ये सब पेरिफेरल है, मेन जनता है। जनता अगर जुड़ रही है तो संगठन भी बनेगा, संगठन अगर बनेगा तो उसमें नेता भी मजबूत खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग की रणनीति यही है कि आगे जिस अभियान को हम लोगों ने लेकर 2 साल पहले शुरुआत की है, इस अभियान में कोई रुकावट या देरी न हो, वो पदयात्रा चलती रहे। बीच में जहाँ जब कभी भी चुनाव होगा उस चुनाव को लड़ा जाएगा। आप कल जब मंच से भी बोल रहे थे तो आपने कहा था कि अध्यक्ष आपने बनाया पार्टी का, और भी जो संगठनात्मक जो संरचना है उसको आपने तैयार किया, लेकिन प्रशांत किशोर इसमें कहीं नहीं दिख रहा है पार्टी के लेकिन फेस पार्टी के तो आप ही है। आप इससे दूरी क्यों बना रहे हैं? नहीं, दूरी की बात नहीं है। ये तय किया गया, भूमिका सबकी तय है। जो सबसे कठिन काम है वो है बिहार के पब्लिक को, जनता को, समाज को जन स्वराज की परिकल्पना से जोड़ना, जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में बताना, और उस काम की जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान के संयोजक कह लीजिए, सूत्रधार कह लीजिए, कुम्हार कह लीजिए। जो कुछ भी उस अभियान के नज़रिए से करना है, समाज को जगाने, समझाने, इस परिकल्पना, इस दल से जोड़ने के लिए, वो काम मेरे जिम्मे है। अब जो लोग पदाधिकारी बन रहे हैं वो उनकी भूमिका है वो दल को चलाने की, संगठन को तैयार करने की। तीसरा, उसके आगे जो चुनाव लड़ने वाले लोग चयनित किए जाएंगे, जिनको जनता चुनेगी, वो लोग अपने चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। तो सबकी भूमिका बनी हुई है। नीतीश जी का नेतृत्व होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, बीजेपी ने ये साफ किया है। कितना मजबूत आप नीतीश कुमार को आज के समय में मानते हैं? भैया, नीतीश कुमार की मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी दल, बिहार की बात तो छोड़िए, किसी दल को लीड कर सके। लेकिन नियति भी एक चीज़ है। तो भाजपा वालों ने जो यहाँ पर गुनाह किया है, नीतीश को ज़बरदस्ती बिहार की जनता पर थोप कर, उसी का परिणाम है कि आज भाजपा की दुर्दशा ऐसी है कि दिल्ली में सरकार चलाना है तो नीतीश को हटा नहीं सकते हैं, और नीतीश को कुर्सी पर रख कर चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो चुनाव जीत नहीं सकते। ये उनको भी मालूम है। लेकिन दिल्ली में सरकार चलाना है तो बिहार में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो नियति भी तो चीज़ है। इसीलिए इस दुर्दशा में ये लोग पड़े हुए हैं। सांप सुंदर की दशा हुई है। नीतीश को हटाएंगे तो दिल्ली में दिक्कत हो जाएगी, नीतीश को रखते हैं तो बिहार में परेशानी हो जाएगी। तो उनको लगता है भाई दिल्ली बचाओ, बिहार जाता है तो जाए, नीतीश को चेहरा बनाओ। मतलब जन स्वराज जैसे दल के लिए इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बने रहें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो चीफ मिनिस्टर तो है नहीं। सरकार तो नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। सरकार तो उनके इर्द गिर्द ये 3-4 जो स्वयंभू सलाहकार हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, न सिस्टम के प्रति, ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाउस के प्रति, न जनता के प्रति। ये सब विशुद्ध तौर पर अपने और अपने आका नीतीश कुमार के प्रति जवाबदेह हैं। अगर सर्विस में भी रहते तो भी कुछ एक कम से कम सिस्टम के प्रति जिम्मेवारी है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये लोग सर्विस में भी नहीं है, रिटायर हो गए हैं। 4 अफसर हैं, वो बैठे हुए हैं, वही बिहार को चला रहे हैं, वही बिहार के मालिक मुखिया बन गए हैं, और जनता इसको देख रही है। इसीलिए गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज देखा था, आज जो व्यवस्था है वो अधिकारियों का जंगल राज है। लेकिन नीतीश जी तो मजबूत हुए हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से माना जा रहा था कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, अब उनकी राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन फिर वो उभर कर सामने आ गए। भैया, मजबूती क्या परिभाषा क्या है ये आप लोग को ज़्यादा बेहतर पता है। नीतीश कुमार 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के दल को 25 विधायक MP था, आज 12 विधायक है, तो आप उसको मजबूत बता रहे हैं। 2010 में उनको 117 विधायक थे, आज 42 विधायक हैं, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और मजबूत हुए हैं। तो ऐसी मजबूती भगवान किसी को न दे। जहां आपके लोकसभा चुनाव के सांसदों की संख्या आधी हो जाए, राज्यसभा सांसदों की संख्या आधी से कम हो जाए, और विधानसभा में आपकी ताकत 1/3 हो जाए, और इसको अगर आप मजबूत होना बताते हैं तो भैया ऐसी मजबूती भगवान किसी को न दे। बीजेपी को लेकर बिहार में किस तरह देख रहे हैं आप? विधानसभा का चुनाव आएगा, बीजेपी कितनी मजबूत आपको दिखती है? बीजेपी का कुछ यहाँ है नहीं। बीजेपी का जो कुछ भी है एक विचारधारा आधारित पार्टी है, देश की इतनी बड़ी पार्टी है, मोदी चेहरा हैं,
तो जरूर कुछ उनकी ताकत है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19.6% वोट मिला था। 2015 में उन लोगों ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। मैं ही चुनाव यहाँ महागठबंधन का करा रहा था। धूल धूसरित कर दिया गया बीजेपी को, कुछ नहीं पता चला कहाँ गए। 2020 में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तो भी इतनी हवा, इतनी ताकत बनाने के बावजूद 75 सीट पर सिमट गए। तो बीजेपी की एक लिमिटेड ताकत है, 20-22% वोट उनका अपना है। जब तक वो गठबंधन में नहीं, बीजेपी तो आज तक बिहार में 100 से ज़्यादा सीट लड़ा ही नहीं है। एक बार 2015 को छोड़ दीजिए तो उनका तो दम नहीं है 100 से ज़्यादा सीट लड़ने का, 110 सीट से ज़्यादा लड़ने का। जो दल आधी सीट भी नहीं लड़ती है विधानसभा में या लोकसभा में भी आधा सीट नहीं लड़ पाया है आज तक बिहार में, आधा से ज़्यादा, वो क्या उसके ताकत की आप बात कीजिएगा।